चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी बराबर भुजाएं प्रत्येक 5 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर है। चार ऑप्शन आपको दिए गए। देखिए अभी ये दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका किससे, मेंसुरेशन से, क्षेत्रमिति से। जहां तक याद है कि अभी अपने एक क्वेश्चन किया था समांतर चतुर्भुज वाला, एक क्वेश्चन और आ गया, मतलब आपसे दो क्वेश्चन किससे पूछ लिए गए, मेंसुरेशन के। ठीक है ना। तो चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज की कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं होती हैं उनमें से प्रत्येक की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और आपको क्या बताना है, उसका आधार का लंबाई भी दी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करें उससे पहले कुछ चीज़ों को समझ लें कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, और उसमें कितने टाइप के त्रिभुज होते हैं वो समझ लें, किस किस बेस पर त्रिभुज होते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं हम, त्रिभुजों का वर्गीकरण समझ रहे हैं। तो चलिए वर्गीकरण देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं त्रिभुज के वर्गीकरण की, यानी कि क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन किसका, त्रिभुज का, ट्रायंगल्स का। देखिए ये हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कि किस किस बेस पर त्रिभुजों को बांटा गया है। तो देखिए एक तो होता है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर कितने होते हैं त्रिभुज वो देखेंगे हम। और एक होता है आपका कोण के आधार पर, तो फिर हम देखेंगे कि कोण के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक, तो समद्विबाहु त्रिभुज की भी चर्चा करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। फिर दूसरे अगर त्रिभुज की बात करें तो दूसरा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज। ये भुजाओं के आधार पर दूसरा हुआ। अब तीसरे त्रिभुज की अगर बात करें तो तीसरा त्रिभुज है आपका विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज हो गया एक। अब समझते हैं कि क्या होता है समबाहु त्रिभुज। तो अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज की तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जिसके तीनों कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर हम तीनों कोणों की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक, तीनों कोण बराबर होते हैं, हर एक की माप कितनी होगी, 60 डिग्री होगी। तीनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तीनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होगी। ठीक, तो ये तो हो गया समबाहु त्रिभुज। अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। और जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके विपरीत कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब अगर हम इसको नाम दें ए बी सी त्रिभुज और हम बोलें कि ए बी भुजा बराबर है ए सी भुजा के, तो हम कहेंगे कि कोण बी बराबर है कोण सी के। ठीक, ये तो हो गई समद्विबाहु त्रिभुज की बात। और अगर हम समबाहु त्रिभुज में इसको नाम दे देते ए बी और सी, तो यहां पर क्या होता है, ए बी भुजा बराबर बी सी भुजा बराबर ए सी भुजा। और तीनों कोण, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी होता। यानी कि समबाहु त्रिभुज के क्या होते हैं बच्चों, तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। जबकि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं, जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके विपरीत कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई त्रिभुज आपको दे दिया और उसके दो कोण बराबर हैं तो उनकी विपरीत भुजाएं भी कैसी होंगी, बराबर होगी। एक प्रॉपर्टी है ये। चलिए अगला देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो अगर हम विषमबाहु त्रिभुज की बात करें तो एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण भी बराबर नहीं होते और तीनों भुजाएं भी बराबर नहीं होती। अगर हमने ए बी सी एक त्रिभुज लिया जो कि एक विषमबाहु त्रिभुज है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बराबर नहीं है ए सी के। तो हम कहेंगे कि कोण ए बराबर नहीं है कोण बी के और बराबर नहीं है कोण सी के। तो हम कह सकते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, तो उनके तीनों कोण भी बराबर आपस में नहीं होते हैं। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोण के आधार पर। अगर हम कोण के आधार पर बात करें तो पहला त्रिभुज होता है आपका
समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की क्या खासियत है? इसका एक एंगल, अगर हम इसके एक कोण की बात करें तो कम से कम वो कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। फिर दूसरे कोण त्रिभुज की बात करें अगर हम कोण के आधार पर, तो होता है एक न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज की क्या विशेषता है? तो इसकी जो तीनों कोण होते हैं वो 90 डिग्री से कैसे होते हैं? कम के होते हैं। देखिए इसमें तो एंगल क्या होता है? 90 के बराबर होता है, एक, ठीक है। जबकि इसके जो तीनों कोण होते हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री से छोटे होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं कोण, ठीक है। हम बोलते हैं कोण, तो तीनों कोण क्या होते हैं? 90 से कम होते हैं। फिर अगला जो कोण है, त्रिभुज है, सॉरी, किसके आधार पर? कोण के आधार पर। अगला जो हमारा सेकंड है यानी कि थर्ड वाला, वो है आपका अधिक कोण। कौन सा है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ठीक। तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा होता है। एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक। 90 डिग्री छोटा हो जाता है उससे, यानी कि एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। हम कह सकते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा? तो एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे। और हम बोले अगर अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये तो वर्गीकरण होगा त्रिभुजों का, ठीक। वर्गीकरण के बाद अगर हम बात करें त्रिभुज में कि इनमें फॉर्मूले क्या अप्लाई होते हैं, जैसे हम समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगर हम बात करें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समद्विबाहु त्रिभुज का ही क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये होता है b/4 √4a² - b²। ये होता है आपके समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम बात करें विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये होता है आपका, देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? √s s - a s - b s - c निकालना पड़ेगा। इससे आपका क्षेत्रफल निकलेगा। और ये कहलाता है आपका हीरोन्स का फॉर्मूला। ये क्या कहलाता है? हीरोन्स का फॉर्मूला, जहां s क्या होता है? s होता है सेमी पैरामीटर। s की वैल्यू कैसे निकालते हैं? a + b + c / 2 से, जहां a b और c क्या है? विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक। तो ये तो हमने सीख लिया यहाँ पर क्षेत्रफल की बात कि तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 √4a² - b²। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर b क्या है? तो b आधार है, यानी कि आधार वाली भुजा है। a क्या है? जो बराबर भुजाओं में से एक भुजा होगी, तो प्रत्येक भुजा a है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर बात करें तो s सेमी पैरामीटर है और abc क्या है? विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्लियर हो रही है बात? चलिए अब यहाँ पर ये चीज क्लियर होगी। अब इतनी चीज समझ ली तो एक चीज और समझ लीजिए, आपसे परिमाप भी पूछ सकते हैं। तो अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज के परिमाप की, किसकी बात करें? समबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a। क्या होता है? 3a। किसका परिमाप है ये? समबाहु त्रिभुज का परिमाप। क्या है? परिमाप, जिसको पेरीमीटर बोलते हैं। अगर हम बात करें किसकी? समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप की, तो अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज का कुछ ऐसा निर्माण करते हैं बच्चों कि इसकी बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई a है और आधार b है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 2a + b। क्या हो जाएगा? 2a + b। परिमाप ये किसका है? समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, किसकी बात कर रहे हैं? विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो ये क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग a + b + c। तो ये हो गया आपका किसका? विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक। तो यहां से ये सारी चीजें हमें क्लियर हो गई। देखिए अब हमने यहाँ पे क्या समझ लिया? पहले तो वर्गीकरण समझ लिया कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं और हमें नॉलेज होनी चाहिए।
तो त्रिभुज हमारे क्लासिफिकेशन में दो प्रकार से बांटा गया है, एक तो भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर हमने देखा 3 त्रिभुज होते हैं, कोण के आधार पर भी 3 होते हैं। फिर हमने उनके तीनों के फॉर्मूले देखे, उनके क्षेत्रफल, एरिया क्या होते हैं, फिर उनके हमने परिमाप देखे। ठीक, चलिए तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों कि अपना क्वेश्चन क्या है। देखिए अपना क्वेश्चन कह रहा था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी बराबर भुजाएं प्रत्येक 5 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर है। तो अगर हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक, और इसकी बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई हमने a बोल दी और आधार कितना बोल दिया, b बोल दिया, और ये कौन सा p q r त्रिभुज है। ठीक, आपको पेपर में त्रिभुज ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए चीजें हैं। अब देखिए बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई कितनी है, 5, यानी कि a की वैल्यू कितनी है, 5, और अगर हम b की वैल्यू की बात करें तो b की वैल्यू कितनी है, 8। ठीक, अब हमने अभी सीखा कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अभी हम पढ़कर आए हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², जहां पर a क्या है, बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई, और b क्या है, आधार। तो देखिए बस केवल आपको वैल्यूज रखनी है, तो रख दीजिए। b का मान कितना है, 8/4 अंडर रूट 4, a का मान कितना है, 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा ये, माइनस b यानी कि 8 का वर्ग हो जाएगा ये आपका हो गया कितना, 4 दूनी 8, तो 2 तो बाहर आ गया। अंडर रूट में देखिए क्या हो जाएगा, 25 चौको 100, 5 का वर्ग 25 चौको 100 और 8 का वर्ग 64, तो ये कितना आएगा आपका 2, अंडर रूट में कितना आ गया 36, तो आपका ये हो गया 2, 36 का वर्गमूल होता है 6, 6 दूनी कितना आ जाएगा 12, और क्षेत्रफल किसमें होता है, स्क्वायर में, मतलब उसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि भुजाएं हमारे पास सेंटीमीटर में थी। ठीक, तो देखिए हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो गया, ए। क्लियर, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि -7 और 3 के बीच m एक बिंदु है, एक मध्य बिंदु है, एक बिंदु नहीं है, एक मध्य बिंदु है। m के लिए पूर्णांक लिखें, मतलब m का मान आपको बताना है क्या है। ऑप्शन आपको दिए हैं 0, -1, -2 और 1। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको 2 बिंदु दे दिए, यानी कि 2 नंबर दे दिए और उनके बीच में पूछ रहे हैं कि एक नंबर ज्ञात करें। ठीक, तो इसको करने के 2 तरीके हैं बच्चों। देखिए समझिए आप इस चीज को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि जैसे हम बोले कि 5 और 15, हम आपसे कहें कि 5 और 15 के बीच वाला यानी कि मध्य बिंदु ज्ञात करें, तो आप क्या करेंगे सर कि 5 और 15 के बीच नंबर लिख लो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 लिख लिए हमने। ठीक, 5 के बाद हमने लिख लिया, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 से लेकर हमने 15 तक के सारे नंबर लिख लिए। अब हमें इनका मध्य वाला नंबर बताना है। अगर m क्या है, मध्य बिंदु, हमने बोल दिया कि 5 और 15 के बीच में भाई आप इसका मध्य नंबर बताएं, मध्य का बिंदु बताएं या मध्य का नंबर कौन सा है वो बताएं। तब आप क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ से कि देखिए 5 के बाद कितने नंबर आ रहे हैं इनके बीच में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर 9 नंबर आ रहे हैं तो मध्य का अगर आपको ज्ञात करना है, या यहाँ से अगर काउंट करें तो पूरे देखो ये कितने हो गए, 10 और 1 11, टोटल 11 नंबर है। कितने, 11 नंबर। तो 11 लोगों के बीच में अगर आपको मध्य का बंदा बताना है, मध्य का बिल्कुल बीच का सेंटर का बंदा बताना है, तो आपको पता है अगर टोटल 11 लोग हैं या 11 नंबर हैं तो 5 इस तरफ होंगे, 1 मिडिल में होगा, ठीक है, और 5 इस तरफ होंगे, तो मध्य का निकाल सकते हैं। तो अगर स्टार्टिंग के 5 नंबर आप हटा दें, 5, 6, 7, 8, 9, देखिए 5 नंबर हमने इनको हटा दिया, तब आपके पास क्या बचा, 10। तो 10 क्या हो गया, मिडिल में हो गया कि नहीं, मध्य का बिंदु हो गया, मध्य का नंबर हो गया कि नहीं। तो अगर हम बात करें कि 5 और 15 के मध्य में कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे 10। तो इस तरीके से या तो आप नंबर लिख के करें। अब इसका दूसरा तरीका समझ लें आप कि अगर हमने आपसे पूछा कि 5 और 15 के बीच का नंबर कौन सा होगा, तो आप कुछ मत करिए, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिए। जब इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगाएंगे तो 15 5 कितना हो जाएगा, 20,
20 को भाग लगाएंगे 2 से तो कितना आ गया 10। तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि 5 और 15 के बीच में कौन सा नंबर है 10। क्लियर। अब देखिए यही क्वेश्चन हमारे पास है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -7 और 3 के मध्य के बीच जो m है एक मध्य बिंदु है। ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है। यानी कि -7 और 3 के बीच में m क्या है, इनका मध्य बिंदु है। तो अगर आपको पूछा है कि m का पूर्णांक क्या है तो अब आप बताइए क्या करेंगे। या तो आप ऐसे करिए -7 लिखिए, उससे पहले क्या आता है -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर इसके बाद क्या आएगा 0। नंबर लाइन पे जा रहे हैं। देखिए हमें -7 से लेकर 3 तक जाना है तो हम नंबर लाइन पे जा रहे हैं। -7, उससे पहले 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, फिर 1, 2 और 3। अब हम टोटल नंबर काउंट कर लें कितने हैं ये। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए ये भी 11 है। तो 11 है तो हम स्टार्टिंग के कितने हटा दें 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हटा दिए हमने। अगर ये 5 हटा दिए तो उसके जस्ट वाला क्या होगा मिडिल। तो आंसर कितना आ गया आपका -2। तो -2 आंसर आ गया। आप किस पे टिक कर देंगे, सी पे। तो ये तो हो गया आपका ट्रेडिशनली के सीधे नंबर लिख लीजिए। आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए, उनको प्रदर्शित कर दीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए कि मिडिल में कौन सा नंबर आ रहा है। लेकिन क्या हम पेपर में इतना समय देंगे, नहीं देंगे। तो इसके लिए हमें समय बचाना है। क्या करेंगे तो भाई हम देखिए -7 और 3 के बीच में चाहिए, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए। तो ये किसका मान आ जाएगा, ये m का मान आ जाएगा, क्योंकि m क्या है, मध्य में बिंदु है बिल्कुल। ठीक। तो अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, -7 में +3 आप करेंगे तो -4 बचेगा, बटे में क्या 2, 2 से 4 कटेगा 2 बार तो -2। तो देखिए आंसर क्या आया, m की वैल्यू -2 आई, -2 आ गया। तो आंसर क्या हो गया आपका सी। क्लियर। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर क्या है अपना 14वां नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, ये क्वेश्चन पूछा है बच्चों आपसे। बहुत आसानी से बता देंगे आप। ठीक। चलिए आप जानते हैं बच्चों कि अगर पहले 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 5 लिखा है, तो अगर आपसे पूछे सबसे छोटी कौन सी है तो आप कहेंगे सर 1 है। क्या पूछ रहे हैं आप, ये तो 1 है सर। ठीक है। फिर अगर हम आपसे पूछे चलो 1 इसमें नहीं होता तो सबसे छोटी कौन सी है तो आप कहेंगे 2 है। ठीक। तो यहां पर समझने वाली बात बच्चों ये है कि जो संख्या बाद में आती है वो बड़ी होती है, जो संख्या पहले आती है वो छोटी होती है। 1 पहले आता था तो वो 2 से छोटा है। ठीक। 2 पहले आया तो वो 3 से छोटा है। 1 पहले आया, 5 बाद में आया तो 1 5 से छोटा है। ये तो हो गया हमारे सिंगल 1 डिजिट का अगर नंबर आ जाए तो उसमें बताने के लिए। अगर सिंगल 1 डिजिट का नंबर नहीं आता तो फिर हम कैसे करेंगे। तो चीज इसको समझना है बच्चों आपको। देखिए हमने लिखा 3, 6, 9, 8, एक नंबर लिखा 3, 6, 9, 7, एक नंबर लिखा हमने 3, 7, 9, 7, एक हमने लिखा 3, 6, 7, 9। ये 4 नंबर हमने आपसे लिखे और आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें आपसे पूछा है कौन सी छोटी है, तो यहां पर आपसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट। क्या पूछा गया है, स्मॉलेस्ट। लेकिन हम आपसे दोनों चीजें पूछे लेते हैं एक बार में, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। दोनों नंबर आपसे पूछे लेते हैं कि दोनों नंबर बता दीजिए कौन से हैं। ठीक। तो अगर ये 4 नंबर आपके पास एग्जाम में आते और आपसे पूछा जाता कि सबसे छोटी कौन सी है, तो अब आप बताइए कंपैरिजन कहां से करेंगे। कभी भी इकाई के अंक से, दहाई के अंक से, सैकड़े के अंक से नहीं करेंगे, सबसे लेफ्ट साइड से करेंगे। राइट साइड में हमारे कौन से नंबर हैं, इधर से कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए इन 4 नंबरों में हमने देखा कि पहला डिजिट क्या है 3, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3। क्या बता पाएंगे कौन सा नंबर बड़ा है, क्या बता पाएंगे कौन सा नंबर बड़ा है। क्योंकि सभी का पहला डिजिट अगर 3 है तो तीनों के तीनों हिसाब से, चारों के चारों हिसाब से कैसे हो गए, बराबर हो गए ना चारों के चारों। चलिए तो दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा डिजिट देखते हैं। यहाँ पे 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, इधर 7 है। तो हमने देख लिया कि ये वाला नंबर बड़ा है, क्योंकि आपको पता है 7 इज ग्रेटर देन क्या होता है 6। तो ये वाला नंबर क्या हो गया, बड़ा। तो हमने देख लिया कि इन चारों में सबसे बड़ा तो पहले ही निकल कर आ गया, क्या आ गया 3797। इतनी बात क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है, तो देखिए सबसे बड़ा तो हटा दीजिए, क्योंकि सबसे छोटा अगर आपसे पूछ लिया तो फिर आपको इन 3 में कंपैरिजन करना है।
यानी कि ऑप्शन ए, बी और डी में कंपैरिजन करना है। तो हमने देखिए इन सभी के दूसरे डिजिट देख लिए थे, सभी में क्या था 6 6 6 था। अब हम तीसरे डिजिट पे बढ़ेंगे क्योंकि सभी का 6 अगर है तो सभी के सभी 6 के हिसाब से समान है। तो हम तीसरा डिजिट देखेंगे, यहाँ पर कितना 9, इधर भी 9, इधर 7। तो देखिए 9 9 दोनों बराबर है लेकिन 7 छोटा होता है, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया आपका 3 6 7 9। ये किस में आ जाएगा आपका स्मॉलेस्ट में, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 3 6 7 9। ठीक, ये तो बात हो गई यहाँ पर। अब आप अपने क्वेश्चन पे आइए, अब आपको बात समझ आ गई तो अब आप कर सकते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन पे आइए, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए पहले सभी में कितना है 9 9 9 9। कंपैरिजन कर पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो तब देखिए अब क्या देखेंगे, दूसरा डिजिट 8 7 7 7। अब अच्छा में देखना क्या है, छोटा देखना। तो 8 तो बड़ा हो गया यानी कि ये तो बाहर निकल गया। ठीक, पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब हमने दो डिजिट चेक कर लिए 9 और 7। 7 देखिए इन सभी में है। अब हम तीसरे डिजिट पे आते हैं 9 9 8। बताइए 9 9 से तो ये बराबर हो गया, लेकिन ये क्या है यहाँ पर 8 है ना, तो ये क्या हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। इन सब में सबसे छोटा कौन सा हो गया आपका ऑप्शन डी आंसर हो गया। क्लियर हो रही बात? तो इस तरीके से आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि x बराबर 100, यदि x बराबर क्या दिया है आपको 100 है तो x की पावर 4 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखिए बच्चों ये आपसे पूछ रहे हैं कि x बराबर अगर 100 दिया है तो उसकी पावर 4 में शून्यों की संख्या कितनी हुई। आप इसको ऐसे समझिए, अगर हमने बोला आपको कि x बराबर कितना है 10 है, ठीक है, तो x की पावर 10 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। क्या पूछ लें आपसे, हम पूछ लें, बताइए x की पावर 10 में शून्यों की संख्या आपसे अगर पूछ लें तो आप क्या बताएंगे भाई, शून्यों की संख्या कितनी होगी, कैसे बताएंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे 10 की पावर 10 कर देंगे। 10 की पावर 10 का मतलब क्या है, 10 का 10 बार गुणा, कितने बार गुणा 10 बार। तो हम 10 बार नहीं लिखते, हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर 10 बार गुणा। ठीक है, 10 बार गुणा करना है आपको। अब जब आप 10 बार गुणा करेंगे तो अब आप जानते हैं कि 10 का अगर 2 बार गुणा करो तो कितने जीरो आ जाते हैं, 2 जीरो। 10 का अगर 3 बार गुणा करो तो कितने जीरो आ जाते हैं बच्चों, आप कहोगे 3 जीरो आ जाते हैं कि नहीं। तो अगर आप 10 का 10 बार गुणा करोगे तो कितने जीरो आ जाएंगे, आप कहोगे 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे आपको नहीं करना है। आप समझ गए आप कि यहाँ अगर 10 पावर यहाँ 1 जीरो है तो मतलब आप क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे। आप क्या करेंगे, इधर कितना जीरो है 1 है और यहाँ पावर कितनी है 10 है, तो अब आप क्या करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे। तो कितने जीरो आएंगे 10। ये तो हो गया ये क्वेश्चन जो हमने आपको दिया। अब आपके पेपर में जो क्वेश्चन आया कि x की पावर x बराबर यदि कितना है 100 है, उसकी पावर 4 में कितने होंगे। तो देखिए समझिए इस चीज को, x बराबर कितना दिया 100 दिया। इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं 100 की पावर 2, 100 की पावर 2, इसको हमने क्या लिखा 100 है ना, 100 को हमने क्या लिख दिया 10 की पावर 2। ठीक है, 100 की नहीं 10 की पावर 2। अभी हमने 10 की पावर 2 लिख दिया, उसकी होल पावर हमें कितनी करनी है। देखिए ये तो x की वैल्यू थी, उस पर घात 4 करनी है, 4 करनी है तो ये कितना हो जाएगा 10 की घात 8 हो जाएगा। तो 10 की घात 8 है, इधर कितने जीरो है 1। अगर 1 जीरो है तो 8 का गुणा किससे कर दीजिए 1 से, तो कितने जीरो आएंगे 8। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या आपकी हो जाएगी 8। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो गया C। क्लियर हो रही, चलो और क्लियर कर लेते हैं इसको। देखिए अब आप कहेंगे सर हम इसको नहीं कन्वर्ट करें तो भी काम चल जाएगा। x बराबर कितना दिया है 100, आप क्या चाह रहे हैं x की घात 4, तो मतलब आप क्या करेंगे 100 की घात 4 कर देंगे। ठीक, 100 की घात 4 में आपको शून्यों की संख्या बतानी है। तो आप बताइए यहाँ पर कितने शून्य, 1 2, तो 2 का गुणा किससे कर दीजिए 4 से, तो कितने 8 शून्य। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया क्वेश्चन बच्चों कि x बराबर आपको दिया है 10,000 और x की घात 6 में शून्यों की संख्या आपसे पूछ लें, किसमें पूछ लें, x की घात 6 में शून्यों की संख्या क्या है। तो अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे x की घात 6 यानी कि 10,000 की घात कितनी 6।
तो अब आप क्या देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 शून्य है, कितने हैं 4, तो 4 का मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए 6 से, कितना आ जाएगा 24। तो अब आप देखिए कितने शून्य आ गए, x की बराबर यदि 10,000 है तो x की घात 6 में कितने शून्य होंगे 24। ठीक, तो इस तरीके से आपने कंक्लूजन निकाल लिया, आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल आपके 15वें क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो 15वें क्वेश्चन का आंसर 8 है। ठीक, यानी कि अगर x बराबर 100 है तो x की घात 4 में कितने शून्य होंगे 8 शून्य होंगे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन है हल करें। हल करें मतलब इसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़ा सा ऑप्शनों पे नजर मार लिया करो। देखिए कभी कभार क्या होता है डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, हमें थोड़ा सा एक बार ऑप्शन भी देख लेना है। ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व करना शुरू कर दिया और आपने ऑप्शन देखा तो ऑप्शन ही नहीं है। देखिए कैसे, अगर आप करते तो शायद ऐसे करते 2 की पावर 3 गुणा क्या दिया है 3 की पावर 2, तो अगर आप ऐसे करते तो 2 की पावर 3 मतलब आप जानते हैं 8 होता है, और आप जानते हैं 3 की पावर 2 मतलब 9 होता है, 9 8 72। और आप कहते थे सर ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, आंसर हमारा 72 आ गया। जब आपने सॉल्व कर लिया उसमें अपना समय दे दिया 2 4 5 सेकंड, उसके बाद आपने देखा ऑप्शन, तो ऑप्शन में तो है ही नहीं 72, ऑप्शन में तो कहीं है ही नहीं 72। तो देखिए अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा भी नहीं कि आपको रिटर्न जाना है, तो पहले तो चीज यहीं से समझ लें कि अगर आपने ऐसा कर दिया नहीं देख पाए ऑप्शन और आपने सॉल्व कर लिया 72 आपको नहीं मिला, तो ऑप्शन को तुरंत चेक कर लीजिए, 5 की घात जो 6 होती है वो 72 से बहुत ज्यादा आएगी, पहला ऑप्शन कैंसिल। फिर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 2, तो वो लिखा है 6 की घात 2 इंटू 2, 6 की घात 2 मतलब 36 होता है, 36 इंटू 2 करोगे कितना होता है 72, तो 36 इंटू 2 किया कितना आ गया 72, 72 आ गया। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगर आपने ये गलती कर दी थी, उस गलती को सुधारने के लिए अपन ने ऑप्शन से चेक कर लिया। अगर आप गलती नहीं करते, अगर आपने ऑप्शन देख लिए तो कैसे ऑप्शन बनाएंगे, तो उस पर और आते हैं। आपके पास क्वेश्चन था 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2, तो अब आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 2। अभी जो 2 की घात 2 है उसके साथ में लिखेंगे आप 3 की घात 2 इंटू 2 की घात 1। ठीक, अब देखिए यहां पर एक नियम लगेगा आपका घात घातांक करने का, वो नियम क्या है वो बताते हैं अभी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की होल घात 2 इंटू 2। देखिए एक नियम होता है, नियम क्या होता है कि जैसे अगर आपके पास है x की पावर m इंटू वाई की पावर m, तो बराबर होता है x इंटू वाई की होल पावर m। मतलब यदि दो संख्याएं गुणा में दी गई हैं और उनकी घातें कैसी हैं समान है, उनकी पावर्स कैसी हैं समान है, दो संख्याएं गुणा में उनकी घातें कैसी हैं समान है, तो आप क्या कर सकते हैं उनकी होल पावर लिख सकते हैं उनको गुणा में करके। तो दोनों को संख्याओं का गुणा कर दिया, उनकी होल पावर 2 कर दी। तो अगर आप इसको देखें तो क्या आएगा आपका सॉल्यूशन, अब ये हो जाएगा 6 की घात 2 इंटू 2। तो देखिए ये ऑप्शन चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में था, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। आप जो गलती कर सकते हैं उस गलती को भी हमने पकड़ लिया, उस गलती को भी हमने देख लिया कि भाई ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी में देखें बहुत छोटा क्वेश्चन है और उसको सॉल्व कर दें 72 देखें 72 ऑप्शन में ना मिले, फिर आप कंफ्यूजन में चले जाएं और आपको लगे कि पता नहीं हमने क्या कर दिया, हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया। तो आपको ये चीज भी समझनी है कि अगर आप 72 ला देते हैं तो भी आपको नहीं घबराना है, आपको क्या करना है अपने ऑप्शन से चेक कर लेना है। आपने ऑप्शन से चेक कर लिया, ऑप्शन से चेक करने के बाद भी हमें बी मिल गया। ठीक, इनकेस अगर आपका नहीं हो रहा था, फिर आपने अगर ऑप्शन देख लिए, ऑप्शन देखने के बाद भी फिर आपको क्या करना है कि भाई हमारे ऑप्शन में तो 72 कहीं है ही नहीं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन के हूबहू बनाएंगे, उस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया, दिया था हमें 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, तो हमने यहाँ इसको तोड़ दिया 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। फिर हमने क्या किया 2 की पावर 2 के साथ में 3 की पावर 2 को लिख दिया, फिर ये आपका हो गया 2 इंटू 3 की होल पावर 2। ये नियम था घातांक करने का कि x की पावर m इंटू वाई की पावर m हो, तो उसको आप लिख सकते हैं x इंटू वाई की होल पावर m। ठीक, तो यहां से देखिए आपने क्या कर दिया 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 की होल पावर 2 हो गया इंटू 2, तो आपका आंसर आ गया कितना 6 की पावर 2 इंटू 2, तो ऑप्शन हो गया आपका बी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।